अफगानिस्तान के काबुल में शुक्रवार को एक मस्जिद में हुए धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। तालिबान प्रवक्ता मोहम्मद नफ़ी टाकोर ने कहा, रमज़ान के चलते बड़ी तादाद में लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और जांच की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका इतना ज़ोरदार था कि आसपास के इलाके में भी इसका असर महसूस किया गया। धमाके की जिम्मेदारी अभी किसी ने नहीं ली है। पिछले कुछ समय में अफगानिस्तान में लगातार धमाके हो रहे हैं। गुरुवार को मज़ार शरीफ में हुआ था हमला। गुरुवार को मज़ार शरीफ इलाके में हुए 2 विस्फोटक में 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल हो गए। टोलो न्यूज़ के मुताबिक आतंकियों ने मिनी बस को निशाना बनाया था। आतंकियों संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान ISIS के ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। पुलिस के प्रवक्ता मोहम्मद आसिफ वजीरी ने बताया, हमलावर के निशाने पर शिया समुदाय के लोग थे। आतंकवादी संगठन हमारे लोगों के बीच डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ार शरीफ को अफगानिस्तान के ट्रेड के लिहाज से अहम शहर माना जाता है। नाटो की सिक्योरिटी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने यूक्रेन युद्ध के बाद स्वीडन और फिनलैंड को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन पर हमले के बाद फिनलैंड और स्वीडन को रूस से सबसे ज़्यादा खतरा है, इसलिए उन्हें जल्द ही नाटो को ज्वाइन कर लेना चाहिए। दरअसल फिनलैंड और स्वीडन लंबे समय से नाटो के देशों के साथ खड़े रहे हैं, लेकिन दोनों इसके मेंबर नहीं हैं। अगर इन पर किसी भी तरह का हमला होता है तो उसे नाटो के सभी देशों पर हमला नहीं माना जाएगा, यानी नाटो उन्हें ग्रुप सिक्योरिटी की गारंटी नहीं दे सकता। स्टोल्टनबर्ग ने गुरुवार को कहा, जिस तरह रूस के दोनों देशों को नाटो में शामिल न होने को लेकर धमकी दे रहा है, उन्हें अपने फैसले लेने से रोक रहा है, उससे ये साफ तौर पर जाहिर है कि वह एक देश के मालिक अधिकारियों को छीन रहा है। रूस नाटो में शामिल होने के फैसलों को लेकर दोनों देशों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई कर सकता है। साथ ही नाटो से जुड़ने के फैसले को बदलने का दबाव भी बना रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि हम फिनलैंड और स्वीडन के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। वो नाटो में शामिल होना या नहीं है, ये उनका खुद का फैसला होगा। अगर वह नाटो की सदस्यता को लेकर अप्लाई करते हैं तो हम उनका खुली बाहों में स्वागत करते हैं। पाकिस्तान के कराची यूनिवर्सिटी में मंगलवार को महिला फिदायीन के हमले में 3 चीनी महिला प्रोफेसर मारी गई। इसके बाद चीन ने सख्त रुख अपनाया। नए नवेले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आधी रात को दौड़े दौड़े चीन के इस्लामाबाद में मौजूद एम्बेसी पहुंचे और हाथ बांधकर किसी मुजरिम की तरह बातें सुनते रहे। हमले की जिम्मेदारी उसी बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने ली है जो पहले भी इस तरह के हमले को अंजाम दे चुके हैं और इनमें 15 चीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। एक तरफ चीन और पाकिस्तान फौज की तरफ, दूसरी तरफ BLA है। बलूचिस्तान की मांगों का समर्थन कई देश कर चुके हैं, लेकिन उसके तौर तरीकों पर सवालिया निशान है। आर्थिक संकट के बीच अब श्रीलंका में दवाओं की कीमत भी बढ़ गई है। देश के स्वास्थ्य मंत्री चन्ना जयसुमना ने एक आदेश जारी किया है जिसमें दवाओं की कीमत बढ़ने की घोषणा की गई है। स्थानीय मीडिया का कहना है कि सरकार की इस आदेश के बाद करीब 60 दवाओं की कीमत 40 से 60% बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि ये आदेश देश में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं को प्रभावित करेगा। इन दवाओं की कीमत बढ़ने से आमजन की परेशानी और बढ़ जाएगी। यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने अब डॉल्फिन मछलियों को भी मैदान में उतार दिया है। रूसी सेना ने इन मछलियों को ट्रेनिंग देकर काला सागर के नौसैनिक अड्डों पर निगरानी करने के लिए तैनात किया है। ये खुलासा अमेरिका के UN नोबेल इंस्टीट्यूट USNI ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए किया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी नौसेना ने सेवेस्तोपोल बंदरगाह के एंट्री गेट पर डॉल्फिन्स को रखा है। सेवेस्तोपोल बंदरगाह क्रीमिया पेनिनसुला के दक्षिण छोर पर ही आता है, जिस पर रूस ने 2004 में कब्जा कर लिया था। USNI के सैटेलाइट इमेजरी के एनालिसिस के मुताबिक फरवरी में यूक्रेन पर अटैक की शुरुआत में रूस ने अपने नोवेल बेस पर डॉल्फिन्स की 2 बटालियंस को शिफ्ट किया था।
जानकारी के मुताबिक मिलिट्री द्वारा ट्रेन की गई ये डॉल्फिन रूसी नेवल बेस की एंट्री पॉइंट की निगरानी करती है। बता दें कि इस पॉइंट से कोई भी जहाज, पनडुब्बी या युद्धपोत रूस में प्रवेश कर सकता है। साथ ही यहाँ रूस की परमाणु पनडुब्बियाँ और जंगी जहाज हर पल तैनात रहती है, जिस वजह से डॉल्फिन्स की तैनाती और भी ज़रूरी हो जाती है।